अब देखो एलवीपीवी लूप को समझने के लिए अपने को कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कार्डियक साइकिल तुमको पता है, डायस्टोल सिस्टोल, किसके अंदर कौन सी वाल्व ओपन होती है, कौन सी वाल्व क्लोज होती है। अगर वो टॉपिक क्लियर है तो एलवीपीवी लूप बहुत सिंपल है। अब देखो लूप है, इसका मतलब ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है। अब ग्राफ कैसे अपन ड्रॉ करते हैं, अपने पास दो एक्सिस है, एक तो वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे अपन क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे अपन लेते हैं वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम, कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, वो वॉल्यूम सब अपन एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। और वाई एक्सिस पे अपन क्या प्लॉट करते हैं, प्रेशर को अपन प्लॉट करते हैं। प्रेशर किस में होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के अंदर होता है। और वॉल्यूम किसके अंदर होता है, वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर्स। वॉल्यूम किस में होता है, मिलीलीटर। अब थोड़े मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करूंगा, मेरे को फटाफट टाइप करके बताओ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तुमको बताया था मैंने इजेक्शन फ्रैक्शन के टाइम पे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 120 ml। करेक्ट सात्विक। 120 ml क्या होता है अपना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। अब टाइप करके बताओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना रहेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना रहेगा, सोच के बता सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे सोच सकते हो। 50 रहेगा, करेक्ट तेजल। कैसे किया अपन ने, करेक्ट सात्विक। तो कैसे 50 है, तुमको पता है डायस्टोल के एंड में 120 होता है, उसमें से 70 ml इजेक्ट हो जाता है, तो जितना सिस्टोल के एंड में बचता है उसको अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 50 ml होता है। तो अब ध्यान से समझो वॉल्यूम और प्रेशर का खेल। अपन स्टार्ट करते हैं ये वाले पॉइंट से। अब ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है अपने को, यहाँ पर 50 लिख दो, यहाँ पर 100 के आसपास लिख दो, यहाँ पर 120, क्योंकि अपना एंड डायस्टोलिक उतना रहेगा तो 120 लिख दो। यहाँ पर प्रेशर को भी 50 लिखो, फिर 100 लिखो, और फिर 120 ऐसा लिख दो। तो इजी ट्रिक है। अब देखो, अब पहले अपन कहां से शुरू कर रहे हैं, अपन शुरू कर रहे हैं फिलिंग वाले फेज से। सबको पता है, मेरे को बताओ वेंट्रिकल की फिलिंग कौन से फेज में शुरू होती है, डायस्टोल की सिस्टोल, डी की एस। वेंट्रिकल की फिलिंग डायस्टोल में होती है कि सिस्टोल में होती है। करेक्ट करेक्ट, सबने सही कहा, डायस्टोल के अंदर वेंट्रिकल की फिलिंग होती है। अब डायस्टोल के अंदर सबको पता है पहला फेज जो आता है दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। उसके बाद जो है एक तो पैसिव फिलिंग और फिर एक्टिव फिलिंग। अब देखो मैं पहला जो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ इस ग्राफ के ऊपर, वो यहां से यहां पर है। मतलब 50 से लेके अपना जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है वो बढ़ते जाएगा 120 तक। तो ये वाली लाइन पहले मैंने ड्रॉ की, इसको मैं नाम देता हूं फेज नंबर 1। अब फेज नंबर 1 किसको डिनोट कर रहा है, फेज नंबर 1 किसको डिनोट कर रहा है, अपने फिलिंग वाले फेज को। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, जब वेंट्रिकल फिल हो रहा है, जब वेंट्रिकल फिल हो रहा है तब उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो लाइन ऊपर जानी चाहिए थी, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब वेंट्रिकल वेंट्रिकल जब फिल होता है तब उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। अब क्यों इंक्रीज नहीं होता, सिंपल रीजन। देखो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल डायस्टोल में, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। तो रिलैक्स कर रहा है इस वजह से प्रेशर कम हो रहा है, और ब्लड फिल हो रहा है इस वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये दोनों मिला के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते। इस वजह से जब भी वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है तब वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा राइज नहीं करता। समझ में आया सबको इतना, सबको इतना समझ में आया। जब भी वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी तब वेंट्रिकल का प्रेशर इतना राइज नहीं करेगा, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट फेज। ये किसको दिखा रहा है, फिलिंग वाले फेज को दिखा रहा है। अब इसके बाद सोचो वेंट्रिकल के साथ क्या होने वाला है। अब सेकंड चीज, अब सेकंड वाले फेज के अंदर सबको पता है अब डायस्टोल खत्म हो गया, मतलब फिलिंग पूरी खत्म हो गई, अब सिस्टोल चालू होने वाला है। सिस्टोल का फर्स्ट फेज बोलो कौन सा होता है, सिस्टोल का फर्स्ट फेज कौन सा होता है, सिस्टोल का फर्स्ट फेज कौन सा होता है, आईवीसी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट अंजन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होने वाला है, प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, बट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कह रहे हैं अपन। तो इसको अपन कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, देखो ये लाइन ऊपर की तरफ गई। बोल तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। कितना वॉल्यूम है, 120 ml के अप्रॉक्स जो है इसका वॉल्यूम है। तो ये सेकेंड फेज है। तो सेकेंड फेज किसको दिखा रहा है, सेकेंड फेज में यहां पर लिखता हूं, सेकेंड फेज किसको दिखा रहा है, आईवीसी, मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद कौन सी फेज आएगी बताओ, इसके बाद कौन सी फेज आएगी, पहले तो चलो फेज छोड़ो, मेरे को बताओ इसके बाद में कौन सी वाल्व ओपन होती है, कौन सी वाल्व आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद ओपन होती है, बताओ कौन सी वाल्व आइसो, सेमिलुनार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सबने सही जवाब दिया, सेमिलुनार। अब अगर सेमिलुनार वाल्व ओपन होगी
तो ब्लड क्या होगा, इजेक्ट होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल में है और ब्लड क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, बराबर। अब जब सिस्टोल में जा रहा है वेंट्रिकल, तब इजेक्शन जो हो रहा है उस टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए बढ़ते जाता है। तो बढ़ते क्यों जाता है सबको पता है, क्योंकि वो जो होता है, अगर स्टार्टिंग में वॉल्यूम है तो धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ते जाएगा जैसे ही ब्लड इजेक्ट होगा बाहर की तरफ। तो इसीलिए जो थर्ड फेज है इसके अंदर कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसा वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा। तो ये देखो, ये जो थर्ड वाला है इसमें क्या हो रहा है, एक तो इजेक्शन हो रहा है जिस वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट प्रेशर क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए प्रेशर इंक्रीज होता है, बट लास्ट लास्ट में क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज होता है। अब थोड़ा प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि एओर्टा के अंदर ब्लड भर जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा वो रिलेटिवली एओर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा, वेंट्रिकल में थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वो डिक्रीज होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए अपने को क्या याद रखने का है, फेज नंबर 3 जब भी सिस्टोल है वेंट्रिकल का, तब क्या हो रहा है, प्रेशर वेंट्रिकल का बढ़ते जा रहा है, ऐसा याद रखो। तो ये जो थर्ड फेज है ये किसको दिखा रहा है, थर्ड फेज किसको दिखा रहा है, फेज ऑफ इजेक्शन। तो थर्ड वाला फेज क्या है, थर्ड फेज क्या है अपना, फेज ऑफ इजेक्शन, फेज ऑफ इजेक्शन। इतना सबको समझ में आया, इतना क्लियर, ठीक है। इजेक्शन सबको पता है दो हिस्सों में होता है, रैपिड और रिड्यूस्ड इजेक्शन। तो अब ये दोनों फेजेस के अंदर जो इजेक्शन होने वाला है। अब इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा डिक्रीज भी बोला था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद में जैसे इजेक्शन हो गया उसके बाद अल्टीमेटली वापिस एक बार डायस्टोल शुरू होने वाला है। अब डायस्टोल के अंदर फर्स्ट फेज कौन सा होता है, बताओ मेरे को। डायस्टोल के अंदर फर्स्ट फेज कौन सा होता है, फर्स्ट फेज ऑफ डायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल, करेक्ट, प्रोटोडायस्टोल, करेक्ट 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 करेक्ट, प्रोटोडायस्टोल होता है। तो प्रोटोडायस्टोल ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता, तो प्रोटोडायस्टोल को अपन इस पे ज्यादा प्लॉट नहीं करते। और जो प्रोटोडायस्टोल बोला ना उसको ही तुम ये समझ सकते हो, ये जो मैंने बोला ना थोड़े देर के लिए जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, वो प्रोटोडायस्टोल ही है। अगर तुमको याद हो प्रोटोडायस्टोल जो मैंने तुमको बताया था ना, कि रिलेटिवली जो है ब्लड थोड़ा सा पीछे आता है, याद है सबको, याद है प्रोटोडायस्टोल जब बता रहा था मैं, तो इसको ही तुम प्रोटोडायस्टोल समझ सकते हो। बट उसके बाद में कौन सा आने वाला है बताओ, प्रोटोडायस्टोल के बाद में, प्रोटोडायस्टोल के बाद में आईवीआर, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, करेक्ट पैन, करेक्ट प्रांजल। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। अब वॉल्यूम सेम रहेगा बट वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, तो इस वजह से क्या होगा, प्रेशर घटेगा बट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी मिलती है। तो ये फेज नंबर 4 है, ये किसको दिखा रहा है, अपने आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन को दिखा रहा है। फेज नंबर 2 आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है। तो ये वाला हो गया अपना एलवीपीवी लूप। तो ये ऐसा अपने को एक लूप मिलता है फॉर प्लॉटिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर। सबको समझ में आया ये वाला ग्राफ, समजलं सगळ्यांना, सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो आगे, तो ये ग्राफ अपन ने प्लॉट कर दिया। अब थोड़ी काम की बात है, हाँ? देखो पहली चीज, इसकी ट्रिक कैसे लगाने की है, देखो अपन पहले कॉन्सेप्चुअली पूरे ग्राफ्स को समझेंगे, बट लास्ट में मैं तुमको ऐसा तरीका बताऊंगा कि मतलब वो वाले तरीके से, वो मेरी ट्रिक नहीं है खुद की, जब मेरी होती है मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरी ट्रिक नहीं है, यूट्यूब पे ट्रिक है। क्या नाम था उनका, ननवानी नैनवानी कुछ तो नाम है उनका, डॉक्टर निकिता ननवानी, पता है क्या तुमको ये मैडम, पता है क्या, सुना है क्या नाम इनका। हाँ, तो वो कोई तो है टीचर, कौन सा तो भी सब्जेक्ट पढ़ाते, तो आज ही मैंने देखी, तो अच्छी ट्रिक है, लास्ट में बता दूंगा मैं। बट अभी जो है कॉन्सेप्चुअली समझो। अब देखो ये जो मैंने, ये जो दो लाइंस दिख रहे हैं तुमको, ये जो दो लाइंस, ये किसको दिखा रही है, सिस्टोल को दिखा रहे हैं। और ये जो दो लाइंस है, अरे हाँ, ये जो दो लाइंस है ये किसको दिखा रहे हैं, डायस्टोल को दिखा रहे हैं। तो ये जो दो लाइंस है, सेकेंड और थर्ड वाला, ये सिस्टोल को दिखा रहा है, और ये जो फोर्थ और ये फर्स्ट है ये अपना डायस्टोल को दिखा रहा है। इतनी चीज याद रखो। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अब जब मैं बोल रहा था फीलिंग हो रही है, फर्स्ट वाले फेज में क्या हो रहा है, फीलिंग हो रही है, तो तुम सबको पता है, हार्ट को मैं लेके आता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड। देखो जब वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, है ना, एक सेकेंड, जब वेंट्रिकल्स फिल होना स्टार्ट होते, तो जो एकदम लास्ट में जो वॉल्यूम बचेगा वेंट्रिकल के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है, इस पॉइंट के ऊपर जो वॉल्यूम अपने को मिल रहा है, क्या मैं उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकता हूँ, इतना समझ में आ रहा है सबको। ये जो पॉइंट पे मिल रहा है मेरे को वॉल्यूम, क्या मैं इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकता हूँ, इतना क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इसको मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलूंगा। अब देखो, जैसे ही डायस्टोल हुआ उसके बाद क्या होने वाला है, यहां पर भी वॉल्यूम वही रहेगा जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का था, क्योंकि सेम लाइन है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसके बाद जब अपना सिस्टोल शुरू होने वाला है, अब सिस्टोल के अंदर जब ये इजेक्ट कर रहा है ब्लड को, इजेक्ट करने के बाद जो
वॉल्यूम बचेगा अपने वेंट्रिकल के अंदर उसको मैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम बचेगा, तुमको पता है ये वाला सिस्टोल है, तो सिस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम बचेगा यहाँ पर, उसको अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो ये देखो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये वाली लाइन पे पूरा सेम वॉल्यूम रहेगा। तो ये 50 जो है इसको मैं क्या यहाँ पर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम लिख सकता हूँ ना, एवढं समझ रहा है इतना? एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। अब तुम सबको पता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से जो सिस्टोल के एंड में बचता है, मतलब क्या कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम इजेक्ट हुआ होगा, तो जो भी वॉल्यूम इजेक्ट हुआ है वो इतना है, इतनी लाइन के ऊपर जो वॉल्यूम है। तो इसको अगर अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत सिंपल अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml है, उसमें से कितना गया, 50 गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट कितना निकल के आता है, 70 ml अपना स्ट्रोक वॉल्यूम निकल कर आता है। सबको समझ में है स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम? ठीक है, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम की चीज मेरे को तुमको बतानी थी। ठीक है, मेरे को नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है बताओ भला, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? व्हाट इज नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन? सिंपल क्वेश्चन, उसी दिन पढ़ा है। 66, 60 to 70, एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू मत बोलते जाओ, रेंज बताते जाओ। 60 to 70 बोल सकते हो, करेक्ट। तो वो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। उस दिन मैंने तुमको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, वो वाली चीजें भी बताई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इजेक्शन फ्रैक्शन, अभी ये लिखता नहीं मैं, सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम याद रखो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या मैं बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा इस लूप का डायमीटर रहेगा, जितना ज्यादा इस लूप का डायमीटर रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा। तो सिंपल है, जितना ज्यादा इस लूप का डायमीटर बढ़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा। अब मेरे को सोच के बताओ, ठीक है, मेरे को सोच के बताओ, एक कंडीशन में लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा सोचो। क्या है कंडीशन का नाम? एओर्टिक स्टेनोसिस। मुझे सोच के बताओ, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर इसका डायमीटर कम होगा या इंक्रीज होगा? जो अपना लूप है इसका डायमीटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर? थोड़ा सा सोचो, बाद में पूरा बताऊंगा। डिक्रीज, तेजल ने कहा डिक्रीज। बाकी लोग क्या लगता है तुमको, जब एओर्टिक स्टेनोसिस हो रहा है तब इस लूप का जो डायमीटर है वो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? सोचो ना, एओर्टिक वाल्व अगर नैरो हो गई तो वॉल्यूम ज्यादा जा पाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। मैंने तुमको बताया था जब भी स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा तब इसका जो डायमीटर है इस लूप का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब तुमको बहुत इस पे ये लूप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब भी आए ना सीटी में, परसों तरसों जो हुआ था 16 तारीख को, कब हुआ था, 16 को हुआ था शायद, उसके अंदर आया था कुछ तो ऐसा, इसका जो हाइट बढ़ा दिया था। अब हाइट अगर बढ़ेगा तो तुम सोच सकते हो हाइट बढ़ रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर इसका ये बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि अपना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है। इतना फैक्ट याद रखो। तो बहुत इसके पॉइंट को मार्क करके पूछते हैं तुमको कौन सा फेज ये दिखा रहा है, फिर और यहाँ पर मार्क करते हैं कि यहाँ पर कौन सी वाल्व ओपन हो रही है, कौन सी वाल्व यहाँ पर है, वो सब पूछते हैं तुमको, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस तुमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 4 पॉइंट ड्रॉ करूँ, A B C D, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर एओर्टिक वाल्व ओपन हो रही है? कौन से पॉइंट पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो रही है? ABCD, कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो रही है? सोच के बताओ। अरे इतना टाइम? सी, करेक्ट करेक्ट तेजल, करेक्ट सत्विक। तो सी पॉइंट पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो रही है, सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पर इजेक्शन हो रहा है। इजेक्शन कब होगा, जब ये एओर्टिक वाल्व ओपन होगी। तो यहाँ पर एओर्टिक वाल्व ओपन हो रही है, तो ये थोड़े ऐसे क्वेश्चंस तुमको पूछते हैं इसमें, ठीक है। अब अपन आते हैं बेसिक अगली चीज पर। अब देखो, दो टर्मिनोलॉजीज है मेरे पास, एक तो प्री लोड और आफ्टर लोड। अब अभी से माइंड में गायब बांध के लो, प्री लोड का हमेशा मतलब रहेगा अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो डायस्टोल के एंड में वेंट्रिकल में जितना भी वॉल्यूम भरेगा उसको अपन बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और वही वेंट्रिकल पे क्या होता है, प्री लोड होता है। क्या होता है वेंट्रिकल पे, वही प्री लोड होता है। और आफ्टर लोड का क्या मतलब होता है, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद में जो भी रेजिस्टेंस आने की चांसेस है। अब क्या क्या रेजिस्टेंस आ सकता है, तुमने उसी दिन बताया था, पल्मोनरी अगर हाइपरटेंशन हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया तो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट रेजिस्टेंस। दूसरी चीज, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, एओर्टिक अगर स्टेनोसिस हो गया तो उसमें क्या होगा, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट स्टेनोज वॉल, ठीक है।
तो जब भी आगे प्रेशर इंक्रीज होगा कहीं पर भी, लंग्स के अंदर अगर कोई डिसीज हो गई जिस वजह से पल्मोनरी आर्टरी का हाइपरटेंशन हो गया, फिर अल्टीमेटली वही प्रेशर जो है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो आफ्टर लोड का क्या मतलब है, वॉट एवर प्रेशर जो इजेक्शन होने के बाद में एग्जर्ट होने का चांसेस है उसको अपन आफ्टर लोड बोलते हैं। सबको समझ में आया आफ्टर लोड क्या है? समझ ला आफ्टर लोड। अच्छा, और एक अब सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं तुमको पूछूं, अगर आफ्टर लोड में बोलूं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर लोड में बोल रहा हूं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किस पे? लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो मुझे बताओ, तुमको इतना तो पता होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो वो हाइपरट्रॉफी करेगा। मुझे बताओ कौन सी हाइपरट्रॉफी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कॉन्सेंट्रिक की इसेंट्रिक? टाइप करो। अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में? कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट करेक्ट। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी अपने को देखने को मिलती है जब भी प्रेशर ओवरलोड होता है, तब कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। अब कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मतलब जो अपना मान लो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो जो भी मसल मास ऐड हो रहा है वो अंदर के साइड में ऐड हो रहा है। कहाँ पे ऐड हो रहा है? अंदर के साइड में। तो अगर कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है तब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम थोड़ा सा घट जाता है। और जब भी मैं बोलता हूँ इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, थोड़े कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा भटक रहे हैं अपन, लेकिन मजेदार है, ध्यान से सुनो। क्या बोला मैंने? कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। हाँ, इसेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक के अंदर क्या है, जब भी आफ्टर लोड इंक्रीज होता है तब कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। जब भी आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है तब कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी। कॉन्सेंट्रिक मतलब मसल मास अंदर के साइड में ऐड हो रहा है। अंदर के साइड में अगर ऐड होगा तो वेंट्रिकल की कैविटी छोटी हो जाएगी, ठीक है। और इसेंट्रिक का क्या मतलब है, ये कब होगा? जब भी अपना प्री लोड इंक्रीज हो रहा है। जब भी अपना प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तब इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है। इसेंट्रिक मतलब जो भी मसल मास है वो बाहर के साइड से, बाहर के साइड पे अपना ये होता है, शुरू होता है, ठीक है, बाहर के साइड में ऐड होते हैं मसल्स। तो जो वेंट्रिकल की कैविटी साइज है वो छोटी नहीं होती। जब भी इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी वेंट्रिकल की कैविटी साइज छोटी नहीं होगी। अब मुझे सोच के बताओ, तुमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, तुमने एक टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ी? अपेक्स बीट। अपेक्स बीट। मुझे बताओ अपेक्स बीट कौन से कंडीशन के अंदर डिस्प्लेस होगी, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी या इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी? किसके अंदर अपेक्स बीट विल बी डिस्प्लेस्ड? इसेंट्रिक, करेक्ट करेक्ट। इसेंट्रिक के अंदर बाहर से मसल मास ऐड हो रहा है, तो बाहर से अगर मसल मास ऐड होगा तो ये जो अपना अपेक्स है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस कहाँ पे होता है? सबको पता है, नॉर्मल अपेक्स बीट की लोकेशन क्या होती है? मीडियल टू मिड क्लैविकुलर लाइन। तो मीडियल टू मिड क्लैविकुलर लाइन होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो डिस्प्लेस होती है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो नीचे की तरफ और आउटवर्ड। तो ऐसे वेक्टर पढ़ा है ना तुमने, डाउनवर्ड आउटवर्ड। अगर ये मान लो ये क्लैविकल है, ठीक है, तो ये मिड क्लैविकुलर लाइन है। नॉर्मल जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है वहां पर क्या होता है, अपना अपेक्स बीट होता है मीडियल, मीडियल साइड में यहाँ पर होता है अपेक्स बीट। तो वो कहाँ पे होता है? डाउनवर्ड एंड लैटरल। तो इस डायरेक्शन में जो है वो अपेक्स बीट डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज मैंने तुमको दे दिया, ठीक है, अभी के लिए कुछ इतना काम का नहीं है, बट थोड़ा नॉलेज क्लियर रखो, अभी टॉपिक आ गया था इसलिए बता दिया। समझ में आया सबको ये पॉइंट अभी तक जो बताया? प्री लोड आफ्टर लोड समझ लो, ठीक है। तो ये प्री लोड आफ्टर लोड है। हमेशा याद रखो, जब भी प्री लोड इंक्रीज होता है तब अपना इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है, जब भी आफ्टर लोड इंक्रीज होता है तब कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ एक और क्वेश्चन है, सॉरी। अब तुमको पता है अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे बताओ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तब अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर कौन सी हाइपरट्रॉफी होगी, कॉन्सेंट्रिक की इसेंट्रिक? हाइपरटेंशन हो रहा है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, कौन सी हाइपरट्रॉफी होती है उसके अंदर? कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट तेजल, करेक्ट सब्जेक्ट, करेक्ट अंशु, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, करेक्ट। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उनका अगर तुम जब लेफ्ट वेंट्रिकल चेक करोगे तो उनका अपेक्स बीट डिस्प्लेस नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी के अंदर अंदर से ऐड होता है मास। तो उनका अपेक्स बीट सेम लोकेशन पे होता है, वो डिस्प्लेस नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया अपना थोड़ा पॉइंट मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम भी हो गया, प्री लोड आफ्टर लोड भी हो गया। अब देखो, अब अगला पॉइंट अपने को क्या देखने का है, अब अपने को कुछ कंडीशंस देखने के, ठीक है। कंडीशंस कैसे देखने के? देखो, मैं तुमको एक एक कंडीशन बताना स्टार्ट करता हूँ। अब अपने को ग्राफ कब कब देखना है, तीन चीजों के अंदर अपने को एक ग्राफ के साथ क्या क्या होने वाला है वो देखने का है। प्लीज अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में ट्रिक से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट एक बार तो भी क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। देखो, पहला जो कॉन्सेप्ट मेरे को तुमको बताने का इसके अंदर, अब अगर प्री लोड इंक्रीज हो रहा है, प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ के साथ क्या होगा? प्री लोड, ठीक है, प्री लोड अगर इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ के साथ क्या होगा? तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ग्राफ बना देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, फिर यहाँ से यहाँ पर जो है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा,
ठीक है, ऐसा ग्राफ मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्राफ है। अब अगर तुमको बाकी पॉइंट तो पूरे पता है, ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ये ग्राफ को। तो पीवी लूप है अपना। अब प्री लोड अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या दिक्कत होने वाली है, देखो। प्री लोड, प्री लोड का मतलब क्या है, टाइप करके बताओ। प्री लोड किसको डिनोट कर रहा था, अभी टाइप करके बताओ। प्री लोड मतलब किसको डिनोट कर रहा था, प्री लोड किसको डिनोट कर रहा था, एंड डैश, करेक्ट है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या है, प्री लोड। तो ये जो पॉइंट था ये किसको दिखा रहा था, अपने प्री लोड को दिखा रहा था। अब प्री लोड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब ये ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, ध्यान से देखो। ये ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऐसे जो है ये ग्राफ जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो ग्राफ है इधर की तरफ आया, ठीक है, बिकॉज प्री लोड इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्री लोड इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या होगा, सेम अपना जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है वो तो, सॉरी क्या था, हाँ आईवीसी था ना यहाँ पर, हाँ आईवीसी था। तो वो सेम रहेगा, ऐसे का ऐसा, वो सेम रहेगा। ठीक है, दैट विल बी सेम। उसके बाद जो अगला फेज आएगा दैट इज अपना क्या था, अगला फेज इजेक्शन था। अब इजेक्शन के टाइम पे क्या होता है, ध्यान से मैं तुमको थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूँ, एक सेकेंड दो मेरे को, मैं हार्ट को फिर से लेके आता हूँ। अच्छा कोई तो एक बार स्कोर बताओ ना मेरे को, गुजरात का क्या स्कोर हुआ है, टाइप करके बताओ ना एक बार। बताओ बताओ बताओ। हाँ, बताते रहो तुम, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, कहानी पे वापस आओ, जाने दो, कहानी पे वापस आओ, टाइम जा रहा है अपना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्री लोड बढ़ रहा है मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब डायस्टोल के एंड में अपने वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। क्या है, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। अब हमेशा याद रखो, हार्ट के अंदर कुछ ना कुछ ब्लड हमेशा रहता है, उसी को अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। कुछ ना कुछ ब्लड हमेशा रहता है। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, तुमने मेरे को अभी बताया था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 50 ml था। अब मैं क्या बोल रहा था, प्री लोड, मैं क्या बोल रहा था, प्री लोड नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली सभी को पता है प्री लोड जो है वो, प्री लोड कितना होता है अपना, अप्रोक्सीमेट 120 ml के अप्रोक्स जो है प्री लोड होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्री लोड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब मान लो ये 150 हो गया, कितना हो गया, 150 हो गया। अब हार्ट के ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। हार्ट के ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, कि मेरे को जो है कुछ भी करके एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 के आसपास रखने का है। मेरे को एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है, मेरे को ब्लड इजेक्ट करने का है। जितना भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड मेरे पास आया है, मेरे को ब्लड इजेक्ट करने का है। तो हार्ट क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा है 150, उसमें से पूरा जब तक ये 50 नहीं हो जाता, मतलब कितना इजेक्ट करेगा, अप्रोक्सीमेटली 100 ml को इजेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है सबको, इतना समझ में आया, 100 ml को ये इजेक्ट कर देगा। क्यों 100 ml को इजेक्ट करेगा, ताकि जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कितना बना रहे, वो 50 के आसपास बना रहे। तो हार्ट की हमेशा यही कोशिश है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को बनाए रखना चाहता है। तो अब अगर ये हो रहा है तो ध्यान से सोचो, हार्ट क्या कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहा है। अगर हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो इसी वजह से तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 50 तक रह रहा है ना। तो इसीलिए अगर हार्ट को स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने का है तो हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रेटर फोर्स, तो ज्यादा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बनेगा। तो जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम वाली फेज है, मतलब जब वो इजेक्शन होगा तब ज्यादा प्रेशर के साथ इजेक्शन होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये समझ में आया क्या सबको, बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं सबको, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, समझ लो। ठीक है, तो अगर हार्ट को इजेक्ट करना है तो ज्यादा प्रेशर के साथ वो इजेक्ट करेगा, इसी वजह से ज्यादा प्रेशर आ गया। अब अगली चीज, अब उसके बाद क्या होने वाला है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मैंने तुम सबको पहले ही बोला एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल बी सेम। उसके बाद कौन सी फेज आएगी, सबको पता है कौन सी फेज आएगी उसके बाद में, अपनी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है अल्टीमेटली सेम रहा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने तुमको क्या बोला था, जो ग्राफ का अपना डायमीटर है वो किसको दिखाता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम को दिखाता है। नॉर्मली देखो डायमीटर इतना था, पर यहाँ पर डायमीटर देखो, डायमीटर बढ़ गया है ना। तो इसलिए अपने को क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। सबको ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं, बताओ, सब लोग बताओ। बहुत सिंपल ग्राफ है, एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया अपना प्री लोड वाला ग्राफ। तो प्री लोड के अंदर क्या पॉइंट याद रखना है तुमको, कि हार्ट जो है अपना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बनाए रखने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसी का ऑपोजिट होगा जब अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, अभी बताऊंगा उसके बाद। बट अभी ये फर्स्ट ग्राफ अपना हो गया थोड़ा सा प्री लोड वाला, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा है उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन सोचो, दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन को अपन बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव आयनोट्रॉपी एक कंडीशन आती है, आयनोट्रॉपी, आयनोट्रॉपी, पॉजिटिव आयनोट्रॉपी। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, मैं फिर से एक नॉर्मल ग्राफ बना देता हूँ अपना, थोड़ा सा समझने के लिए आसान जाएगा तुमको। कैसा ग्राफ था, ऐसा 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 अपना ग्राफ था, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ ये वाला था, ठीक है। अब पॉजिटिव आयनोट्रॉपी का मतलब ध्यान से समझो, पॉजिटिव आयनोट्रॉपी का मतलब है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो उतने का उतना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अपने हार्ट के जो सेल्स है वो ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन दे रहे हैं, जितना ब्लड आ रहा है। अपने को पता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आप अपने को सबको पता है 120 ml का है, ठीक है, 120 ml का अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। बट उसके अंदर क्या हो रहा है, कम वॉल्यूम के अंदर भी हार्ट के मसल्स ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन दे रहे हैं। तो मुझे सोच के बताओ, इस कंडीशन के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ, इतना ही एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम है तो स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ क्या होगा, सेम रहेगा, सत्वी कह रहा है सेम रहेगा। और सोचो और सोचो, थोड़ा सा सोचो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उतना ही है और स्ट्रोक वॉल्यूम जा रहा है, हार्ट ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भले नॉर्मल जितने है, डिक्रीज। थोड़ा और सोचो, थोड़ा सोचो, अच्छे से सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास एक चेंबर है जिसके अंदर पानी है, अगर इस चेंबर के अंदर पानी है ना, और पानी उतने का उतना है जितना नॉर्मल रहता है, और मैंने यहाँ पर मोटर लगा दी, है ना, मोटर ज्यादा फोर्स से पानी को खींच रही है, तो मुझे बताओ ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जाएगा कि नहीं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, आप तो बताओ क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा। करेक्ट पायल, करेक्ट प्रांजल, इंक्रीज होगा, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है डायस्टोलिक वॉल्यूम तो उतना ही है, बट उसके बाद में क्या हो रहा है अपना, क्या हो रहा था, क्या बोल रहा था मैं, हार्ट के मसल्स ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फंडा क्लियर है। मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो उतना है, मतलब ग्राफ की शुरुआत कहाँ से होगी, ये देखो ग्राफ की शुरुआत यही से होगी, इसी पॉइंट से होगी, ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा। अब अगर हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये प्रेशर इंक्रीज मैंने बता दिया, प्रेशर इंक्रीज वाला ग्राफ भी सबको समझ में आया, जब भी अपना इजेक्शन हो रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होने वाला है, अब अगर सोचो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना है और हार्ट ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम दे रहा है, नॉर्मली 70 देना चाहिए, तो यहाँ पर हार्ट अगर मान लो 90 दे रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, तो मेरे को बताओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, करेक्ट पायल, एग्जैक्टली, डिक्रीज होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मेरे को देखने को मिलता है जब भी पॉजिटिव आयनोट्रॉपी होती है। तो अब इस ग्राफ के अंदर भी देखो क्या हो रहा है, डायमीटर जो है इसका इंक्रीज हो रहा है ना, डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और डायमीटर इंक्रीज हो रहा है मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया सबको दूसरा ग्राफ, समझ लो पॉजिटिव आयनोट्रॉपी वाली गोष्ट। और राइट, तो ये पॉजिटिव आयनोट्रॉपी था, ओके। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन कौन सी है, थर्ड कंडीशन, अब आफ्टर लोड को बढ़ाते हैं अपन। अब मान लो कि आफ्टर लोड बढ़ गया, एक सेकेंड, थर्ड कंडीशन थोड़े बेसिक से, इसके बाद तो बहुत इजी है। देखो आफ्टर लोड अगर बढ़ गया, आफ्टर लोड अगर बढ़ गया तो अब क्या होने वाला है, ठीक है, अब क्या क्या होने वाला है ध्यान से समझो। मैं फिर से एक बार अपना नॉर्मल वाला ग्राफ लेके आता हूँ, हाँ, ठीक है, कैसा ग्राफ था, ऐसा 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 ऐसा, अरे जाने दो, जैसा बना वैसा बना, ठीक है, ऐसा ग्राफ था नॉर्मली। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर लोड इंक्रीज, तो सोच के बताओ अगर मैं बोल रहा हूँ आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेरे को बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ क्या होगा, अगर डिक्रीज, करेक्ट। आफ्टर लोड किसी भी कारण के वजह से अगर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो लेफ्ट वेंट्रिकल उतने ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है तो फिर अपना इसका मतलब क्या है कि अपना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम शुड डिक्रीज, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम शुड डिक्रीज। अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे को बताओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होगा, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा, करेक्ट, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल इंक्रीज।
तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अपना डिक्रीज हो रहा है तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब सोचो सिस्टोल हो गया, सिस्टोल के एंड में अपना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आ गया, बराबर। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कब आया? सिस्टोल के एंड में आ गया। उसके बाद में डायस्टोल होने वाला है, डायस्टोल के अंदर अल्टीमेटली वेंट्रिकल की फीलिंग वगैरह होने वाली है। तो सिस्टोल के अंदर ही ज्यादा वॉल्यूम रह गया था ब्लड के अंदर, मतलब नॉर्मली 50 रहना चाहिए, तो मान लो 70 रह गया। उसके बाद में डायस्टोल के अंदर एडिशनल और फीलिंग हो गई। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होगा? जब डायस्टोल की भी फीलिंग हो जाएगी, जब सिस्टोल का भी एक्स्ट्रा ब्लड है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? ईडीवी के साथ क्या होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। करेक्ट तेजल। सबको समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया ऐसे करो, जिसको नहीं समझ में आया ऐसे करो। सबको समझा तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। अरे क्या कर रहे हो तुम? समझ लो ना, सिंपल लॉजिक था। अगर सिस्टोल के एंड में ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहेगा, नॉर्मली 50 रहना चाहिए, लेकिन अगर वो 70 रह गया, तो उसके बाद डायस्टोल शुरू होगा, अल्टीमेटली और फिलिंग होगी वेंट्रिकल की। और फिलिंग के बाद में जो पहले से स्ट्रोक वॉल्यूम जो बचा हुआ था एक्स्ट्रा वाला, उसके साथ साथ और फिलिंग वाला ऐड हो गया, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ये जो अपना ये पॉइंट किसको दिखा रहा था आपने? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को। तो ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे शुरू होगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में अल्टीमेटली अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो रहा है? यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम देखो किधर गया, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? आफ्टर लोड मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज की वजह से ये ऐसा ऊपर से जाएगा, है ना, ऐसा ऊपर से जाएगा और अल्टीमेटली ये ऐसा जुड़ेगा। सबको ये वाला ग्राफ समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ। तो ये वाला अपने को इंक्रीज आफ्टर लोड वाले कंडीशन के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो डायमीटर है, अब तुम बोलोगे कि ये भी आगे गया, ये भी आगे गया, तो ये डायमीटर तो उतना ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये डायमीटर थोड़ा सा कम होता है। डायमीटर क्यों कम होता है? याद रखो कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है अपना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है, वो थोड़ा सा कम इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू, सॉरी ऐसा बनाता हूं मैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये जो पॉइंट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का है थोड़ा सा ही शिफ्ट होता है, बट ये एंड सिस्टोलिक वाला बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा थिन हो जाता है। समझ में आया सबको? तो ये एक पॉइंट याद रखो, ठीक है, कि यहाँ पर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दोनों इंक्रीज हो रहा है, बट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ग्राफ कैसा हो रहा है? थोड़ा सा थिन हो रहा है। तो ये हो गया अपना इंक्रीज्ड आफ्टर लोड वाला ग्राफ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुमको, फटाफट ये तीनों ग्राफ्स एक बार अच्छे से गो थ्रू करो। 2 मिनट मतलब 10:10 तक का टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से गो थ्रू करो, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। आगे अपन और ग्राफ्स बनाएंगे थोड़े से, ठीक है। क्या मस्त टॉपिक है यार, मजा आ गया मेरे को आज। वाह। एंड एक डाउट जो तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, है ना, अब ऑब्वियसली आना तुम्हारे माइंड में लाजमी है। एकेडमिक्स का नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं हायर लेवल का पढ़ रहे हैं, बराबर। अब ये सब पढ़ के तुमको सेकेंड ईयर के अंदर ज्यादा फायदा होने नहीं वाला। कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसमें फायदा होगा, लेकिन ये हायर लेवल का पढ़ रहे हो, तो तुम कभी तुम्हारे माइंड में ये चीज लाने मत दो कि इसके वजह से मेरा सेकेंड ईयर में लॉस हो रहा है, या फिर सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने को टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। हमेशा ये सोचो, पॉजिटिव्स लो। पॉजिटिव्स कैसे लेने? 2 दिन में एक बार क्लास है अपना, वो भी 1 घंटे का। तो 1 घंटा जो अपन क्लास में दे रहे हैं उसमें पूरा फोकस दो, उसमें पूरा फोकस दो। और उसके बाद सिर्फ एक रीड करो। उसके बाद जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचता है ना, तुम तुम्हारा सेकेंड ईयर का ही पढ़ो। जितना भी टाइम बचता है वो सेकेंड ईयर का ही पढ़ो। ये ऐसा समझो फाउंडेशन क्लास है। अब तुमको पता है ना कि फाउंडेशंस होते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में, नीट के, नीट यूजी के वगैरह, तो उसमें वो 11वीं 12वीं का थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, तो उस वजह से वो बेस बनता है अच्छा। तो ये फाउंडेशन है ऐसा समझो। तो इसका ऐसा कभी मत समझो कि इसका बहुत गलत इफेक्ट होगा ऐसा। ये अब भी अपन कर सकते हैं, नहीं तो तुम बोलते थे तो ये अपन तुम्हारे थर्ड ईयर में भी चालू कर सकते थे। लेकिन जब तुम थर्ड ईयर में जाओगे तब आई थिंक मेरा इंटर्नशिप चालू हो जाएगा, और उस टाइम पे टाइम निकालना तुमको पता है इंटर्नशिप कैसी हेक्टिक रहती है। तो अब भी मेरे पास जितना टाइम बच रहा है, मैं सोच रहा हूँ जितना भी तुमको सिंप्लीफाई कर सको चीजों को,
उतना अच्छा होगा। और खुद के नोट्स बनाना बहुत मैंडेटरी है, हमेशा याद रखो। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल खुद के नोट्स होंगे तो दैट विल ऑलवेज बी मोर बेनिफिशियल देन एज कंपेयर टू अपना सारी चीजें, ठीक है। तो खुद के नोट्स बनाओ हमेशा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, देखो टॉपिक को थोड़ा सा तुम्हारे। मुझे ये बताओ तुम्हारे अब तक कार्डियोलॉजी में कितने पेजेस भरे? कार्डियोलॉजी में अप्रोक्स कितने पेजेस भरे अभी तक, जितना पढ़ाया मैंने? अप्रोक्सीमेट फिगर बताओ, बोल तो अंदाजा लगेगा मेरे को। 20 पेजेस, अच्छा कम भरे मतलब, ठीक है। कार्डियोलॉजी बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन अपना 25% कार्डियोलॉजी हो गया है अपना। बहुत मेन मेन पोर्शन अपन कवर अप कर रहे हैं, इसके बाद बहुत छोटे छोटे पोर्शन है। तो 20 बोल तो आई थिंक 20 गुणिले 4 तो 80 पेजेस में अपना कार्डियोलॉजी सिमट जाएगा पूरा, 80-90 पेजेस में। तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो करें आगे का टॉपिक स्टार्ट, आगे का टॉपिक करें स्टार्ट, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, अभी तक अपन ने क्या क्या देखा। हाँ, थोड़े बहुत कंडीशंस देखे। अब इसके बाद अपन आते हैं मेन चीजों पे। अब देखो अपने को, अपन ऑब्वियसली कौन सी वाली हार्ट पढ़ रहे हैं अपन? लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ रहे हैं, बराबर। अब लेफ्ट साइड में अपने पास दो वाल्व है, सबको पता है। एक तो एओर्टिक वाल्व है, और दूसरा कौन सा वाल्व होता है बताओ? लेफ्ट साइड में कौन सा वाल्व होता है दूसरा? एओर्टिक वाल्व एक होता है, दूसरा कौन सा वाल्व होता है? माइट्रल वाल्व, करेक्ट। तो माइट्रल वाल्व है। तो इन दोनों के कंडीशंस के अंदर एलवीपीवी लूप्स के साथ क्या होने वाला है वो अपने को देखने का है। अब एओर्टिक स्टिनोसिस है और एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, माइट्रल स्टिनोसिस है और माइट्रल रिगर्जिटेशन है। तो इनमें क्या क्या होने वाला है ग्राफ को अपने को देखने का है, 4 कंडीशंस में अपने को देखने का है। ट्राइकस्पिड और वो सब अपने सिलेबस के बाहर वाली चीज है, जो अपने को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहली एक एक चीज अपन समझना स्टार्ट करते हैं। देखो पहली जो चीज है, पहली चीज क्या है अपनी? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग क्या है अपनी? अपन माइट्रल स्टिनोसिस से स्टार्ट करते हैं। माइट्रल स्टिनोसिस बेसिक तुम्हारे ऑलरेडी बहुत सारे क्लियर है, ठीक है। मैं नॉर्मल एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। ये आया अपना वाई एक्सिस, ये आया अपना एक्स एक्सिस, और ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ये नॉर्मल ग्राफ हो गया अपना अपना हाँ, एलवीपीवी लूप का। अब माइट्रल स्टिनोसिस के अंदर क्या क्या होने वाला है? पहली चीज, अगर माइट्रल वाल्व स्टिनोज्ड है, अगर माइट्रल वाल्व स्टिनोज्ड है तो मुझे सोच के बताओ अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन विद एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर माइट्रल वॉल्व नैरो है तो क्या होने वाला है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है? सिंपल क्वेश्चन। डिक्रीज, करेक्ट सत्विक, डिक्रीज करेक्ट है। तो जब भी माइट्रल वाल नैरो रहेगी, ऑब्वियसली अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? यहाँ से अपना ग्राफ शुरू होगा, क्योंकि ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को दिखा रहा था, तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। मैं क्या बोला? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब क्या? प्रीलोड क्या होगा? प्रीलोड विल डिक्रीज, इसीलिए अपना ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद क्या होने वाला है? ये ग्राफ राइज करेगा। ये ग्राफ क्या करेगा? राइज करेगा, ठीक है। ग्राफ राइज करेगा मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। अब इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद क्या होने वाला है? देखो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम, अपना प्रीलोड कम है। अल्टीमेटली अपना क्या कम है? प्रीलोड कम है, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम भर रहा है वेंट्रिकल में। तो मुझे बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ क्या होगा? व्हाट विल हैपन विथ स्ट्रोक वॉल्यूम? डिक्रीज, करेक्ट करेक्ट, डिक्रीज होगा ना, बराबर ना? डिक्रीज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो इजेक्ट हो रहा है वो भी क्या रहेगा? कम रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो अब देखो, और प्रेशर को तुम कैसे समझ सकते हो? अब प्रेशर को कैसे समझो? अगर कम वॉल्यूम भर रहा है तुम्हारे वेंट्रिकल के अंदर, तो वेंट्रिकल को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा ना उसको इजेक्ट करने के लिए। तो हाइट ऑफ द कर्व जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा आएगा, और ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर तुमको इंक्रीज करने का अल्टीमेटली, तो ग्राफ को डेफिनेटली ऐसा लेके जाना पड़ेगा। बोल तो देखो देखो देखो, कंफ्यूज मत हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ, मतलब क्या? अपना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होने वाला है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होने वाला है अल्टीमेटली, तो अपना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? बताओ, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? सोच के बताओ ना। डिक्रीज, करेक्ट तेजल, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अपना डायस्टोल का भी वॉल्यूम कम था, तो सिस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से ग्राफ इधर आएगा। तो ये देखो, ये वाला पॉइंट इधर आ गया, एंड सिस्टोल वाला,
और ये ऐसा अपने को ग्राफ मिल गया माइट्रल स्टेनोसिस का। समझ में आया सबको ये ग्राफ? समझ ल कि नहीं? नहीं समझा तो ऐसे करो, या समझा सबको? सब लोग बताओ सबको समझा? बहुत सिंपल है ना, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, बट अपना ये जो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। एक सेकंड दो मेरे को यार, गलती हो रही है थोड़ी सी मेरे से। हाँ, दोनों डिक्रीज होने की वजह से, अरे थोड़ी गलती हो गई, रुको 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 रुको, थोड़ा सा इसको कट करो, थोड़ी सी गलती हो गई। देखो 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 देखो, क्या प्रेशर तो कम रहेगा, बट अब क्या होने वाला है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है, अब अपन फिगर्स लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? 120 होता है, ठीक है। नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मली 70 होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? कम हो रहा है, बराबर। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब मान लो ये कितना हो गया? 100 हो गया। तो एंड सिस्टोलिक मतलब जो स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा, वो भी क्या करेगा? वो ट्राई करेगा कि वो जो ये था अपना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो उतना ही रहे, वही ट्राई करेगा। तुमको ये वाला ग्राफ याद करो, ऊपर वाला, तो तुम्हारा क्लियर होगा। कौन सा? ये सबसे ऊपर वाला। इसमें देखो क्या हो रहा था, हार्ट क्या ट्राई कर रहा था, इसमें प्रीलोड इंक्रीज हो रहा था, तब हार्ट क्या ट्राई कर रहा था कि मेरे को एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को कुछ भी करके उतना ही रखने का है। जब ये प्रीलोड इंक्रीज हो रहा था, तो हार्ट हमेशा खुद से तो वही कोशिश करेगा कि वो उसका जो ये है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रखने की ट्राई करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा वाला ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा, मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम उतना ही रहेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और अपना ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है घट जाएगा। तो इस वजह से देखो ये थिन हो गया, नॉर्मल से क्या हो गया? थिन हो गया। अब समझ में आया सबको? समझ लो, समझा? पक्का बताओ, नहीं समझा तो ऐसे करो। सबको समझा ना? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो रहा है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और ये दोनों कम हो रहा है सेम प्रपोर्शन में। इस वजह से अपना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम सेम रह रहा है। हार्ट हमेशा कोशिश करेगा कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 के आसपास रखे। अब मैं क्या बोला, नॉर्मली 120 होता है, और 120 होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो 100 हो रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी उतना ही डिक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अगर तुम इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, 120 में से 70 गए, ये भी 50 बचा, 100 में से 50 गए, ये भी 50 बचा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है हमेशा सेम रहने का ट्राई करेगा। समझ में आया प्रांजल? समझ में आया? ठीक है, बहुत सिंपल। तो इसमें भी तुम देख पा रहे होंगे कि ये थिन हो गया ग्राफ, है ना। तो माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर क्या हो रहा है? ग्राफ थिन हो रहा है। एक ट्रिक मैं तुमको अभी से बता देता हूँ, ठीक है। एक ट्रिक अभी के लिए लिख लो यहाँ पर। देखो हमेशा याद रखो, तुम्हारे को क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ग्राफ तुमको एग्जाम में दिया जाएगा, तुमको आइडेंटिफाई करना है वो माइट्रल स्टेनोसिस है, ट्राई अपना ये है एओर्टिक है क्या है। तो हमेशा याद रखो, अगर ग्राफ थिन हो रहा है, अगर ग्राफ थिन हो रहा है तो वो हमेशा स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस है। अगर ग्राफ थिन हो रहा है तो वो हमेशा स्टेनोसिस है, और अगर वो उसका वाइड हो रहा है, डायमीटर अगर उसकी वाइड हो रही है, तो वो हमेशा रिगर्सिटेशन है, रिगर्सिटेशन है। तो ये थोड़े से लॉजिक सभी के लिए याद में रखो। तो अगर थिन हो रहा है तो स्टेनोसिस है, अगर तुमको नॉर्मल के कंपेयर में उसका थोड़ा सा डायमीटर कम दिख रहा है, तो वो स्टेनोसिस है। तो दो ऑप्शंस तो तुम्हारे इधर ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो तुम। तो ये पहली ट्रिक मैंने बताई, दूसरी अभी बताऊंगा। तो ये माइट्रल स्टेनोसिस सबको क्लियर है? माइट्रल स्टेनोसिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो अगला, अब एओर्टिक स्टेनोसिस देख लो। इधर ही माइट्रल रिगर्जिटेशन बाद में देखते हैं, पहले एओर्टिक स्टेनोसिस देखो। हाँ, दूसरा दूसरा क्या है अपने पास? एओर्टिक स्टेनोसिस। अब एओर्टिक स्टेनोसिस है, मतलब एओर्टिक वाल्व। मेरे को बताओ स्टेनोसिस मतलब किस में दिक्कत, ओपनिंग में कि क्लोजिंग में? किस में दिक्कत है स्टेनोसिस मतलब? ओपनिंग में दिक्कत है। करेक्ट करेक्ट, सबने सही जवाब दिया। ओपनिंग में दिक्कत है, तो नैरो ओपनिंग के साथ अपनी एओर्टिक वाल्व ओपन है। तो अल्टीमेटली अगर नैरो ओपनिंग है, तो सोचो ना, प्रेशर बढ़ेगा ना अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर। क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? आफ्टर लोड बढ़ने वाला है। आफ्टर लोड क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। अब अगर आफ्टर लोड इंक्रीज होने वाला है, तो अपन ने जो ग्राफ अभी ऊपर ड्रॉ किया था, कौन सा ग्राफ अपन ने ड्रॉ किया था? आफ्टर लोड वाला, हाँ ये वाला ग्राफ देखो। आफ्टर लोड इंक्रीज, इसका तुम एग्जांपल डाल दो। क्या एग्जांपल है इसका? एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर भी क्या होने वाला है? अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने वाला है, जिस वजह से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, और उस वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा।
तो ये ऐसा ग्राफ मेरे को एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा देखो, ये थिन होता है, मैंने तुमको इधर लिख के बताया था, थोड़ा सा थिन हो जाता है बिकॉज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और इसका हाइट थोड़ा ज्यादा बढ़ता है बिकॉज वेंट्रिकल हैज टू वर्क अगेंस्ट मोर प्रेशर। तो सबको समझ में आया? एओर्टिक स्टेनोसिस सिंपल ग्राफ है, जो अपन ने आफ्टर लोड वाला ड्रॉ किया था वही अपना एओर्टिक स्टेनोसिस का ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, ठीक है। तो ये ऊपर जो अपन ने ड्रॉ किया वो एओर्टिक स्टेनोसिस का ही ग्राफ था। तो इधर मैं लिख देता हूं, रेफर आफ्टर लोड इंक्रीज वाला ग्राफ, ठीक है। तो वही सेम एओर्टिक स्टेनोसिस का रहेगा। तीसरी कंडीशन पे आते हैं अपन, आप दोनों के रिकर्सिटेशन समझते हैं। देखो 10 मिनट बचे, कवर अप करते हैं इसको, ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? अच्छा मेरे पास अब तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है, एक 2 मिनट दो मेरे को। कल बोल तो जो परसों वाला सेशन होगा, आप तुम्हारे पास दो ऑप्शन पे दे रहा हूँ। अपना सिलेबस के अंदर अभी अपना जो लास्ट फिजियोलॉजी का एस्पेक्ट बचा है वो है पूरे के पूरे वाल्वुलर डिसीज को डिटेल में पढ़ना, मतलब माइट्रल स्टेनोसिस है, उसके क्या क्या कॉजेस है, फिर उसको कैसे अपन ट्रीट करते हैं, वो सब वाला एक सेक्शन है। और अगर तुमको वो नहीं पढ़ना अभी, वो अगर बाद में के लिए रखना है तो अपन रख सकते हैं। उसके अलावा अपन तुम्हारे सेकेंड ईयर के टॉपिक्स पहले भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि डायलेटेड वो जो कार्डियोमायोपैथी है, फिर हार्ट फेलियर है, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। मुझे बताओ, ये फर्स्ट सेक्शन बोल रहा हूँ मैं, सेकंड सेक्शन बोल रहा हूँ। फर्स्ट सेक्शन मतलब जो अपने डिसीजेस है, स्टेनोसिस, रिगर्सिडेशन, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, या फिर नया सेक्शन स्टार्ट करना? मेरे को बताओ क्या करना है अगले सेशन में, एक बार बताओ। 1 की 2? 1, ठीक है। पायल ने कहा 1, बाकी लोग भी बताओ सोच के, क्या लगता है तुमको, क्या वाटते तुम्हाला? ज्यादा बड़ा नहीं है सेशन, वो तो स्टेनोसिस रिगर्सिडेशन वाला जो है वो 2-3 क्लास लग सकते हैं, उसको 2 क्लास लग जाएंगे मोस्टली। फिर सिर्फ थोड़े कॉजेस वगैरह देखने के, उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखने के, और ट्रीटमेंट देखना है, ठीक है। सब लोगों ने कहा 1, तो अपन ये स्टार्ट करेंगे, ये फिर बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। 1 वाला पोर्शन यहाँ अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जाने दो, आ जाओ अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक था अपना? क्या टॉपिक था अपना? ठीक है, माइट्रल रिगर्सिडेशन से अपन समझना स्टार्ट करते। देखो माइट्रल रिगर्सिडेशन, रिगर्सिडेशन। अब माइट्रल रिगर्सिडेशन को तुम कैसे समझ सकते हो? मैं हार्ट को यहाँ पर लेके आता हूँ। देखो अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझो। माइट्रल रिगर्सिडेशन मतलब सबको पता है क्लोजिंग में दिक्कत है। मुझे बताओ माइट्रल वाल्व कब क्लोज होनी चाहिए, डायस्टोल की सिस्टोल? कब माइट्रल वाल्व क्लोज रहनी चाहिए, डायस्टोल या सिस्टोल? सिस्टोल की डायस्टोल? सिस्टोल के अंदर, करेक्ट, सबने सही जवाब दिया। सिस्टोल के अंदर अपनी माइट्रल वाल्व जो है वो क्लोज रहनी चाहिए। तो अगर वो क्लोज नहीं रह रही है तो क्या होने वाला है, जो ब्लड है अपना वो क्या होने वाला है, दैट विल रिगर्जिटेट। क्या होने वाला है, सॉरी माइट्रल वाल्व ना, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कब क्लोज होनी चाहिए माइट्रल वाल्व? ड्यूरिंग द क्या था अपना, हाँ, ड्यूरिंग द सिस्टोल, बराबर। तो सिस्टोल के अंदर ये वाल्व क्लोज होनी चाहिए थी, बट ये अच्छे से क्लोज नहीं हो रही, तो ब्लड जो है इसके अंदर का वो क्या होने वाला है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर रिगर्जिटेट होने वाला, उसको अपन माइट्रल रिगर्जिटेशन बोल रहे थे। अब सोचो मेरे पास दो चीजें, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड है ये रिगर्जिटेट हो रहा है ना, रिगर्जिटेट हो रहा है। तो मेरे को सोच के बताओ, अगर ये रिगर्जिटेट हो रहा है ना, अगर ये रिगर्जिटेट हो रहा है तो डायस्टोल के अंदर क्या होने वाला है, पूरा का पूरा रिगर्जिटेंट वॉल्यूम भरेगा इसके अंदर, जितना भी वो रिगर्जिटेट हुआ था, एक तो नॉर्मल वाला ब्लड और रिगर्जिटेट हुआ वाला ब्लड, तो दोनों भी जो है वो अपने वेंट्रिकल के अंदर भरेगा, अपने डायस्टोल के अंदर। तो मुझे बताओ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है? what will happen with end diastolic volume? increase, correct correct पैर। तो end diastolic volume या फिर प्रीलोड, प्रीलोड क्या होने वाला है यहाँ पर, इंक्रीज होने वाला है। मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करता हूँ अपना नॉर्मल वाला। नॉर्मल ग्राफ कैसा था, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो तुमने क्या बोला कि प्रीलोड माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर क्या होने वाला है, सॉरी माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर इंक्रीज होने वाला है। अब सोचो जब अगला सिस्टोल होगा, जब अगला सिस्टोल होगा तब क्या होने वाला है, ऑब्वियसली जो ब्लड यहाँ पर था वो भी रिगर्जिटेट करेगा लेफ्ट एट्रियम में। तो जब सिस्टोल हो रहा है तो कम ब्लड इजेक्ट हो रहा है, बराबर, क्योंकि वो रिगर्जिटेट हो रहा है ना अपने एट्रियम में भी। नॉर्मली जितना भी ब्लड आ रहा है वो एयोर्टा के अंदर जाना चाहिए था, बट रिगर्जिटेशन हो रहा है इसलिए वेंट्रिकल का ब्लड कहां पर जा रहा है, अपने एट्रियम के अंदर जा रहा है। तो इस वजह से मेरे को बताओ आफ्टर लोड क्या होगा, आफ्टर लोड क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा आफ्टर लोड के साथ? आफ्टर लोड क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंक्रीज।
नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। मैंने क्या बोला कि अब डिक्रीज, करेक्ट सत्विक, करेक्ट तेजल। मैंने क्या बोला कि जब डायस्टोल खत्म हुआ तो यहाँ पर इतना वॉल्यूम है, जब सिस्टोल चालू होगा तब क्या होने वाला है, ये जो वॉल्यूम है ये तो पूरा का पूरा एओर्टा के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा एओर्टा में नहीं जा रहा, वो रिगर्जिटेट होकर अपने एट्रिया में भी जा रहा है बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंट वॉल्व। तो ये जो एओर्टा के अंदर ब्लड भरेगा वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को अपन आफ्टर लोड बोलते हैं। तो ये कम ब्लड यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, इस वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा, जिस वजह से अपना आफ्टर लोड क्या होने वाला है। अब बताओ क्या होने वाला है आफ्टर लोड, इट विल डिक्रीज। समझ लो सगळ्यांना आफ्टर लोड क्यों डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर लोड डिक्रीज। तो इसी को अपन प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान से समझो। हाँ, तो अब मैंने क्या बोला, प्री लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा अपना, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, बराबर, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, अपना प्री लोड इंक्रीज होगा। इसके बाद कौन सा फेज शुरू होने वाला है, सिस्टोल का आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सबको पता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, सबके सब वाल्व्स क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, उसका प्रेशर जो है कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। बट अब मेरे को सोच के बताओ, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब मुझे बताओ वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल के, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर, सोच के बताओ। डिक्रीज, करेक्ट सत्विक, करेक्ट प्रांजल। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर भर रहा है, रिगर्जिटेट हो रहा है, सबको पता है वाल्व अच्छे से क्लोज नहीं हो रही है, तो इस वजह से रिगर्जिटेट कर रहा है अपने एट्रिया में। इस वजह से जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला जो लाइन होगा उसके अंदर क्या होने वाला है, प्रेशर तो इंक्रीज होगा, बट प्रेशर इंक्रीज के साथ साथ क्या होने वाला है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सबको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे करो, ठीक है। फास्ट फास्ट, टाइम नहीं है, 4 मिनट ही बचे, फास्ट समजलं की नाही। मी काय सांगतोय बहुत सिंपल है, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब वो सिस्टोल में जा रहा है, बराबर। तो नॉर्मली तो सब वाल्व क्लोज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपनी माइट्रल वाल्व ओपन है, तो अगर वो ओपन है तो ब्लड रिगर्जिटेट हो रहा है एट्रियम में, तो वेंट्रिकल का ब्लड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इस वजह से वॉल्यूम तो कम हो रहा है, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का ऐसा ग्राफ तुमको देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने क्या बोला तुमको, आफ्टर लोड डिक्रीज हो रहा है, आफ्टर लोड डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे बताओ हाइट क्या हो रही है इस लूप की, हाइट क्या हो रही है लूप की, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होने वाला है हाइट के साथ, हाइट के साथ क्या होने वाला है, थोड़ा सोचो गाइस, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत मजेदार है। डिक्रीज, करेक्ट सातू, करेक्ट प्रांजल। तो ये हाइट यहाँ पर डिक्रीज हो गई, तो अगला फेज वही अपना ऐसा बढ़ते जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर उसके बाद क्या होने वाला है। अब देखो ध्यान से देखो, अभी तक अपन ने देख लिया कि यहाँ पर प्रेशर भी क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है। अब सोच के बताओ, क्या सोच के बताओ, क्या सोच के बताओ, एक सेकंड। हाँ, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है और आफ्टर लोड कम हो रहा है, आफ्टर लोड कम हो रहा है, इसका मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होगा, सिस्टोल के एंड में वॉल्यूम के साथ क्या होगा, इंक्रीज। पायल ने कहा इंक्रीज, बाकी भी लोग सोचो क्या लगता है तुमको, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होगा। भाई बहुत कॉन्सेप्चुअल हो रहा है ये, देखो मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ तुमको। देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा था, अपने यहाँ पर डायस्टोल में ब्लड यहाँ पर भर रहा था, मैंने क्या बोला, सिस्टोल के अंदर ब्लड एओर्टा में भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, किसमें जा रहा है, अपने एट्रिया में भी जा रहा है, तो दोनों तरफ ब्लड जा रहा है। नॉर्मली एक ही जगह पे जाना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ ब्लड जा रहा है। अब सोच के बताओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है, डिक्रीज, करेक्ट तेजल, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो इसीलिए जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अपना इधर है, सबको समझ में आया कि नहीं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है, अरे अरे समझ ले कि नहीं, ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर क्या होने वाला है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर भी कुछ ऐसा ही कर्व तुमको मिलेगा। ऐसा कर्व क्यों मिल रहा है, एक तो प्रेशर कम हो रहा है बिकॉज इट इज रिलैक्सिंग, दूसरी चीज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर भी ब्लड रिगर्जिटेट होता है अपने वेंट्रिकल से एट्रिया में। सबको पता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन मतलब क्या है, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब एट्रिया का प्रेशर ऑब्वियसली इससे ज्यादा था, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर घट रहा था। अब अगर वेंट्रिकल का प्रेशर घट रहा था, एक सेकेंड, वेंट्रिकल का प्रेशर घटना चालू हो रहा था, इसका मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा था स्टार्टिंग में एट्रिया के प्रेशर से। तो इस वजह से ब्लड जो है, हमेशा याद रखो कि जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोल्ड करके,
आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में ब्लड विल रीगर्जिडेट, समजलं का सगळ्यांना? ये लाइन लिखी हुई यहाँ पर समझ में आ रही है? समझ ली? ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर अगर ब्लड रिगर्जिटेट हो रहा है डायस्टोल में भी वगैरह, तो इसीलिए तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वगैरह कम हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये इधर आ गया वाला पॉइंट, और ये ग्राफ ऐसा मेरे को देखने को मिलेगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर ग्राफ के साथ क्या क्या हो रहा है। देखो ये ग्राफ जो है ये ठीक हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज अपना रिगर्जिटेशन वाला ग्राफ। तो सबको समझ में आ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इस वजह से इंक्रीज हो रहा है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को क्यों इंक्रीज हो रहा है, सोच के बोल सकता है मेरे को? स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर? सोच के बोल सकता है क्या कोई? हाँ, तोते उड़ गए सबके, पता है मेरे को, तोते उड़ गए। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज, करेक्ट। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो उस वजह से, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम घट रहा है, इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, सही जवाब। तो ये अपने को ग्राफ देखने को मिलता है माइट्रल रिगर्सिडेशन के अंदर। सबको समझ में आया माइट्रल रिगर्सिडेशन? रिगर्सिडेशन समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा यार आज थोड़ा इसको ज्यादा टाइम देके प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। ट्रिक से तो पूरा हो जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन यार 10:30 बज गया, कैसा एओर्टिक रिगर्जिटेशन अब भी देखना है कि कल देखना है, बताओ? एओर्टिक रिगर्जिटेशन अब भी कि कल? अभी, कल ये चलो, अभी का एक आया मेरे पास, अभी एक आया, कल के दो आए, कल के दो आए, परसों, परसों। अरे फिर से एक बार मेरे को देखने दो, किसका कल कल आया था, परसों आया था? कल दो लोगों का, अभी एक का, ठीक है। बताओ बताओ, कंपटीशन है अभी की कल, 1 मिनट का टाइम है, फास्ट, टाइम वेस्ट मत करो। कल, कल पे 3 आ गए, परसों मतलब 3 आ गए, और बताओ, और बताओ। 4 आ गए भाई, खत्म विषय। और इतनी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, जाने दो, कोई नहीं। तो 4 वोट्स आ गए परसों के लिए। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन, चलो तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूँ मैं, ये ट्राई करो इसका ग्राफ बनाने का, और मेरे को भेजो। तुमको जो भी लगता है वो ग्राफ बना के भेजो। थोड़े बहुत अगर लॉजिक लिख सकते हो तो भेजो, पेज पे लिखो अच्छे से लॉजिक जो तुमको लगते हैं, और वो मेरे को भेजो। मैं चेक करूंगा कि तुम्हारा बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एओर्टिक। तो कल बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा। लेकिन पहचानने के तरीके ध्यान में रखो। देखो, पहचानने के तरीके बहुत सिंपल है। स्टीनोसिस के अंदर और एक तरीका क्या है पहचानने का? स्टीनोसिस के अंदर ये देखो, ये जो दो खड़े एक्सिस है वो एकदम खड़े है, लेकिन रिगर्जिटेशन के अंदर ये जो एक्सिस है ये ऐसे ऐसे हो गए, और उसके अंदर भी ऐसे ऐसे हो जाएंगे, कर्व कर्व हो जाएंगे। तो ये पहचानने के थोड़े बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो ये प्लीज मेरे को सब लोग जितने भी हो प्लीज ट्राई करो, एक पेज के ऊपर लिखो अच्छे से विथ लॉजिक्स, और मेरे को भेजो एओर्टिक रिगर्जिटेशन। परसों के क्लास में अपन इसको कवर अप करेंगे। उसके बाद अपन एक एक डिसीज को स्टार्ट करेंगे, 2 सेशंस में कवर हो जाएंगे डिसीजेस। उसके बाद में फाइनली अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन चालू करेंगे। ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज के सेशन को। गुड नाइट, बाय बाय।